नमस्कार, आप देख रहे हैं बात इंडिया की। मैं हूं प्रवीण तिवारी। आज का मुद्दा बहुत गंभीर है, बहुत महत्वपूर्ण है। ये देश के भविष्य से जुड़ा हुआ है। देश का भविष्य यानी वो बच्चे जो आने वाले समय में इस देश के लिए महत्वपूर्ण बनने वाले हैं हर क्षेत्र में। लेकिन सबसे अहम बात है, पहली इकाई होती है परिवार, यानी किस परिवार में बच्चे को कैसी जानकारियाँ या सीखने को क्या क्या मिल रहा है। लेकिन दूसरी जो संस्था है वो बहुत महत्व की है और उसको हम कहते हैं स्कूल। ये इसलिए महत्व का है क्योंकि बच्चा जो कुछ सीखता है, आगे की संभावनाएं खोजता है, अपने पीयर ग्रुप को बनाता है, गुरुओं से उसको जो जानकारी मिलती है, भविष्य के सपने जो देखना शुरू करता है, सब इन्हीं स्कूलों में करना शुरू करता है। क्या उसे वो संभावनाएं दिखाई जा रही हैं? क्या उस बच्चे का भविष्य सुरक्षित है? जैसे बहुत से प्रश्न हमारे मन में आते हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है कि हमारी शिक्षण व्यवस्था में पहले के मुकाबले सुधार आया है, लेकिन इसमें भी कोई संदेह नहीं है कि आने वाले समय में भी इसमें सुधार की बहुत सी गुंजाइश है। आज मामला तो यूं सीजेपी के जंतर मंतर विरोध प्रदर्शन के बाद जिस तरीके से एक स्कूल में वहां के कार्यकर्ता गए और उसके बाद जैसे उन्हें खदेड़ा गया से पूरी कहानी सामने आई, लेकिन मामला इससे आगे है और आज की चर्चा को भी मैं इससे आगे लेकर जाऊंगा। बात आंकड़ों की भी नहीं है, बात सियासत की भी नहीं है, बात है ज़मीनी हकीकत की। वैसे अगर सीजेपी की बात करें तो उत्साह और उमंग से भरे हुए हैं। ये पेपर लीक को लेकर केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हुआ, बड़ी कामयाबी है। लिहाजा सीजेपी ने अगला ऐलान किया कि देश की बुनियादी शिक्षा व्यवस्था में खामियों को दूर किया जाएगा या करने का प्रयास करेंगे। इसके लिए सीजेपी के नेताओं ने अलग अलग स्कूलों का दौरा करना शुरू कर दिया। लेकिन जयपुर में जर्जर स्कूल चलने की शिकायत पर जैसे ही सीजेपी नेता स्कूल का दौरा करने पहुंचे, उन्हें ज़बरदस्त विरोध का सामना करना पड़ा। ग्रामीणों ने सीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं को यहाँ से दौड़ा दौड़ा कर खदेड़ा, जिसके बाद सीजेपी ने राजस्थान सरकार को निशाने पर लिया है और 48 घंटे में आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की है। सीजेपी ने इस पूरे मामले के लिए बीजेपी को दोषी बताया है। सीजेपी और बीजेपी के इस विवाद में कांग्रेस का आरोप है कि राज्य सरकार चाहती है कि स्कूलों की बदहाली बाहर ना आ सके। इसके लिए सरकार स्कूलों के अंदर बाहरी लोगों और पत्रकारों के जाने या फोटो खींचने या खबर छापने पर पाबंदी का तुगलकी आदेश दे रही है। ऐसे में कई सुलगते हुए सवाल हैं जिनका जवाब हम सब जानना चाहते हैं। जवाब आएंगे भी, लेकिन जैसा मैंने कहा, इस सियासत से थोड़ा ऊपर उठकर बातचीत करेंगे। एक शानदार पैनल मेरे साथ होगा। हम बातचीत इस स्तर पर ले जाएंगे कि बच्चों के भविष्य के लिए सचमुच क्या होना चाहिए। आपके सुझाव भी बड़े महत्वपूर्ण होते हैं। ये भी बात सही है कि किसी ना किसी को तो चेक करना पड़ेगा। इनको चेक मत करने दीजिए, ये सियासत कर रहे हैं तो फिर चेकिंग की जिम्मेदारी किसकी है। लेकिन फिर ये भी आता है कि क्या इनका मकसद सचमुच स्कूलों में सुधार लाने का है? बच्चों को पढ़ाने लगते हैं, ये अलग अलग स्कूलों में जाकर चेकिंग क्यों कर रहे हो? ऐसे कई सवाल आते हैं अलग अलग। ये सवाल मैंने आपके सामने सिर्फ इसलिए रखे क्योंकि जब वाद विवाद होता है या डिबेट होती है तो उसमें ये अलग अलग मुद्दे आते हैं। इनको जरा विस्तार से समझेंगे, लेकिन उससे पहले छोटी सी रिपोर्ट देखिए इस घटनाक्रम पर। देखिए गाड़ियों के कांच फोड़े गए हैं और यहाँ पर देखिए, ये तस्वीर देखिए, गांव वाले उग्र हो चुके हैं। तस्वीरें जयपुर के बगरू इलाके के कंवरपुरा गांव की हैं, जहां जर्जर प्राथमिक स्कूल का निरीक्षण करने पहुंची सीजेपी की टीम को ग्रामीणों ने दौड़ा दौड़ा कर पीटा। तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं कैसे ग्रामीणों ने कानून का माहौल उड़ाते हुए हिंसा की और सीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ मारपीट कर उन्हें खदेड़ दिया। सीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता आशुतोष रांका का दावा है कि पार्टी वॉलेंटियर्स के हाथ तोड़ दिए गए, गाड़ियों में तोड़फोड़ की गई, पत्थरबाजी हुई, बुजुर्गों ने टीम की महिलाओं पर पत्थर फेंके और उनके फोन तोड़ दिए। इसके लिए रांका ने बीजेपी और मंत्री मदन दिलावर पर आरोप लगाया है। रांका ने चेतावनी देते हुए कहा, सभी गुंडों को 48 घंटे के भीतर गिरफ्तार किया जाए और आदेश वापस लिया जाए, वरना ये विरोध अब शिक्षा से आगे बढ़कर मदन दिलावर तक फैल जाएगा। आज पूरे देश ने भाजपा की गुंडागर्दी लाइव देखी है। पुलिस को पता था वहां पर पत्थरबाजी पहले से हो रही थी, फिर भी पुलिस ने हाथ खड़े कर दिए। पुलिस ने बोला कि हम कुछ नहीं करेंगे, आपका मैटर है। ये सब कुछ मदन दिलावर के कहने पर हुआ है। हमारे वॉलेंटियर्स के हाथ तोड़े गए हैं, ट्यूब में ये लोग पत्थर निकाल कर बैठे थे। गाड़ियों के शीशे आप देख सकते हैं, गाड़ियों के शीशे फोड़े गए हैं, पत्थरबाजी हुई है। हमारी महिलाओं पे बुजुर्गों ने पत्थर मारे हैं, उनसे गुंडागर्दी की है, उनके फोन तोड़े हैं, हमारे वॉलंटियर्स के हाथ तोड़े गए हैं।
पूरी तरह से सुनियोजित था। ये मदन दिलावर के कहने पर हुआ है। 48 घंटे का समय दे रहे हैं, ये सारे गुंडे अरेस्ट होने चाहिए और आप ऑर्डर विड्रॉ कीजिए, नहीं तो अब ये आंदोलन शिक्षा से बढ़कर मदन दिलावर पे जाएगा। 48 घंटे का समय है, हम तुम्हारी गुंडागर्दी से डरने वाले लोग नहीं है। शर्म आनी चाहिए तुम लोगों को। भैंसों के तबेले में स्कूल चल रहा है। 1 साल पहले भी मैं इस स्कूल जाके आया था, तब भी ये स्कूल भैंसों के तबेले में था और आज भी भैंसों के तबेले में है। हम स्कूल ठीक कराना चाह रहे हैं, लेकिन तुमने जिस तरह की गुंडागर्दी की है, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा कि कैसे आशु और उनकी टीम को बीजेपी के गुंडों ने मारा और पीटा। और ये गुंडागर्दी क्यों हुई? क्योंकि एक भैंस के तबेले में बच्चों को पढ़ाया जा रहा था, जिसका एक्सपोज आज आशु करने वाला था। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर 48 आवर्स के अंदर उस स्कूल को ठीक कराने का काम शुरू नहीं किया जाता है, उन गुंडों को अरेस्ट नहीं किया जाता है, तो मैं खुद जयपुर आऊँगा और स्कूल के सामने बैठा रहूँगा जब तक स्कूल को ठीक कराने का काम शुरू नहीं किया जाता है। रांका के आरोप और दावे पर राजस्थान के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने पलटवार करते हुए कहा, विद्यालय में जाकर व्यवधान पैदा करना ठीक नहीं है। गांव के लोगों ने अपने विद्यालय की सुरक्षा की है, मैं उनको बधाई देता हूं। मंत्री ने कहा, प्रधान से अनुमति लेकर ही स्कूल जाना चाहिए था। वहीं इस पूरे मामले पर कांग्रेस विधायक सचिन पायलट ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा, बीजेपी सत्ता के बद में चूर है। राजस्थान सरकार को कोशिश करे कि गुणवत्तापूर्वक शिक्षा मिले, संस्कार शिक्षा मिले, वो मिलना चाहिए। उसमें किसी प्रकार का व्यवधान नहीं होना चाहिए और अपने विद्यालयों की ये सब अनुचित है। विद्यालय में जाकर व्यवधान पैदा करने का प्रयास करना, व्यवधान पैदा करना ठीक नहीं है। गाँव वालों ने अपनी विद्यालय की सुरक्षा की है, मैं उनको बधाई देता हूँ। सरकार ने नया आदेश जारी किया है कि स्कूलों के अंदर ना तो कोई पत्रकार जा सकता है, ना फोटो खींच सकते हैं, ना खबर छाप सकते हैं। वो चाहते हैं कि हमारी नाकामी को छुपी रहे और जो बदहाली है स्कूलों में व्यवस्था है, बिल्डिंग जर्जर हो चुकी हैं, इतने बच्चों की मौत हो चुकी है और स्थिति बहुत गंभीर है। बजाय उसको कदम उठाकर सही करने के, ये सरकार ऐसे आदेश जारी करी, फरमान जारी किया है, तुगलकी फरमान है और सरकार को वापस लेना पड़ेगा, क्योंकि ये सही दिशा नहीं है हमारे लोकतंत्र के लिए कि आप ना स्कूल में जा सकते बिना परमिशन के, ना फोटो खींच सकते। वो लोग खबर दबाना और लोकतंत्र और जो आज़ादी है उसको नष्ट करना चाहती है सरकार। सीजेपी और सरकार के मंत्री जहां आमने सामने हैं, तो वहीं मामले में गांव के लोगों का दावा कुछ और ही कहानी कह रहा है। सीजेपी के हमले के दौरान मौजूद एक ग्रामीण ने दावा किया कि वे अपने साथ 200-250 लोगों को लेकर आए थे। हमने उन्हें मारा पीटा नहीं, हमने उनसे शांति से बात की। हमने नहीं किया, उन्होंने सरियारी लेके आए सारे, कम से कम 200-250 आदमी आए। हमने मारपीट नहीं की उनके साथ में। उनकी गाड़ी हमने उन नहीं, बिल्कुल नहीं। पहले प्रेम से समझाए थे, पर उन्होंने दिए जब उन खुद ने शीशे तोड़ के ले गए गाड़ियों के। वो तो स्कूल का सुधार करने के लिए सुधार तो हमारे करा देंगे, एमएलए साहब ही करा रहे हैं। 12 लाख रुपए पास कर दिया एमएलए साहब ने, और क्या चाहिए। तो आपने उनका विरोध क्यों करा? विरोध हम दूसरी पार्टी को, कांग्रेस और बीजेपी के खिलाफ किसी को नहीं दस नहीं देंगे। यहाँ पर हम पूरा ही गाँव हमारा कांग्रेस और बीजेपी है ठेठ से, बस यही बात है। और उन्होंने तो आके लोगों, हमारे लोग तो अभी बाहर नहीं निकली है, सब अंदर बढ़ रही है डर की मारी। शिक्षा मंत्री ने सीजेपी को नसीहत दी है कि उन्हें स्कूल जाना है तो इसकी एक प्रक्रिया है। ग्रामीण कह रहे हैं उन्होंने कोई मारपीट नहीं की, लेकिन मंत्री ये तो जरूर कह रहे हैं कि स्कूल की सुरक्षा करने के लिए ग्रामीणों को बधाई। ऐसे में सवाल ये कि क्या सीजेपी का खुद ही गाड़ियां तोड़ने का आरोप सच्चा है? क्या सीजेपी पर हमले की तस्वीरें झूठी हैं? राजस्थान में आज कांग्रेस जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ मारपीट का एक वीडियो आया, उसके बाद पूरे देश भर में चर्चा का विषय बन गया। दरअसल राजस्थान में सरकारी स्कूलों की बदहाली और जर्जर अवस्था को दिखाने के लिए कांग्रेस जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की एक मंडली वहां पहुंची और जयपुर से महज 20 किलोमीटर दूर बगरू में ये स्कूल स्थित था। आपको बता दें कि राजस्थान में महज ये एक स्कूल नहीं है और न जाने कितने ऐसे स्कूल हैं जिनकी हालात बद से बदतर हो चले हैं। राजस्थान सरकार ने पिछले 2.5 से 3 साल के भीतर में कोई नए स्कूल नहीं बनाए और जो जर्जर अवस्था में स्कूल थे, झालावाड़ हादसे के बाद से भी सरकार ने सुध नहीं ली और जो स्थिति स्कूलों की आपने देखी अब तक वीडियो और फोटोज में, वैसी स्थितियां राजस्थान के अनगिनत स्कूल में है। कांग्रेस जनता पार्टी का जो प्रदर्शन शुरू हुआ दरअसल अलवर से शुरू हुआ था। अलवर में एक राजकीय विद्यालय की तस्वीर जो कांग्रेस जनता पार्टी के सह संयोजक है आशुतोष राका ने दिखाई थी। आशुतोष राका अपनी टीम के साथ लगातार राजस्थान में अलग अलग जगह जाने का आह्वान कर चुके थे। स्कूलों की बदहाली की हालत दिखाने के साथ ही शिक्षा मंत्री को चेतावनी दे चुके थे, लेकिन राजस्थान सरकार ने उनके इस एक्शन से पहले एक बड़ा फरमान जारी किया। उस फरमान में साफ तौर पर कहा गया कि राजस्थान के सरकारी विद्यालयों के अंदर किसी भी तरह के बाहरी व्यक्ति पर रोक रहेगी, यहां तक कि मीडिया कवरेज भी नहीं होगी। तो राजस्थान सरकार के लिए एक बड़ी मुश्किल और एक चुनौती सीजेपी बन चुकी है, क्योंकि एक और कांग्रेस उन्हें
हर जगह पर हर मोर्चे पर घेरती हुई नजर आई है। कहीं ना कहीं अब कॉन्करेज जनता पार्टी राजस्थान सरकार और यहाँ के मंत्रियों के लिए एक बड़ी मुश्किल खड़ी कर सकते हैं। कैमरा पर्सन नरेश के साथ कुलदीप, न्यूज़ इंडिया। देखिए, मैंने शुरुआत में ही कहा था, मैं बिल्कुल नहीं चाहता कि इस पर कोई राजनीतिक बहस हो। राजनीतिक बहस में कुछ निकल कर भी नहीं आता है। बात इंडिया की में हमारा मकसद हमेशा होता है कि हम कोई ऐसी सारगर्भित बातचीत लेकर आएँ जिससे कि सुनने वालों को भी ये पता लगे। तो हमने ये सोचा कि आज देश की शिक्षा व्यवस्था पर ही बात करते हैं। ये मसला ये नहीं कि सीजेपी वहाँ गए, उनको खदेड़ दिया गया। अलबत्ता सीजेपी के प्रवक्ता मेरे साथ इस पैनल पर जुड़ रहे हैं, तो वो अपना पक्ष भी रखेंगे। उन लोगों का मकसद क्या है वो भी थोड़ा सा हम समझेंगे। लेकिन आज मेरे लिए थोड़ा सा भावुक दिन है। मुझे 26-27 साल हो गए हैं एंकर करते हुए, और भावुक इसलिए हूँ क्योंकि शिक्षा की बात हो रही है और मेरे गुरु डॉक्टर मान सिंह परमार वो मेरे साथ पैनल पर है। और ये मेरे लिए सरप्राइज़ है, मुझे अभी तक पता नहीं था। जैसे ही नाम उनका मेरे सामने आया है तब मुझे पता लगा कि आज सर जो हैं, मेरे आप जो डॉक्टर देखते हैं मेरे नाम के साथ, वो उन्हीं की वजह से मेरे पीएचडी गाइड भी रहे हैं। तो डॉक्टर परमार, सबसे पहले आपका मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं न्यूज़ इंडिया पर। ये मेरे लिए बड़ा भावुक पल है। नमस्कार सर। डॉक्टर संध्या कुमारी हैं, शिक्षाविद हैं, और डॉक्टर संध्या आपसे भी बातचीत करूंगा। आज आप पूरा पैनल देख रहे हैं, चाहे रजनीकांत सर हैं। रजनीकांत सर वैसे तो कई मुद्दों पर हमारा सहयोग करते हैं। रजनीकांत वशिष्ठ जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, देश के जाने माने पत्रकार हैं। लेकिन आज मैं चाहता था कि हम थोड़ा सा शिक्षा व्यवस्था को लेकर ज़रा गंभीर बातचीत करें। और जैसा मैंने कहा कि सीजेपी ने इस बात का अवसर तो दिया है, वो राजनीति है नहीं है वो सब ठीक है अपने आप, कम से कम ये बात चर्चा के सेंटर में तो आई है। इसके लिए सुधीर सांगवान मेरे साथ हैं, कोर टीम मेंबर हैं सीजेपी के, उनसे हम बातचीत करेंगे। सुधीर भाई, आपका भी स्वागत है। तो डॉक्टर परमार सर, सबसे पहले शुरुआत आपसे। भारत की शिक्षा व्यवस्था के बारे में फ़िलहाल आपकी टिप्पणी मैं पहले चाहूँगा। हालांकि ये कोई नई बात नहीं है, पहले भी हम देखते थे समस्याएं रही हैं, पहले से कुछ सुधार हुआ होगा, लेकिन अपेक्षित सुधार अभी भी नहीं दिखाई पड़ता है। आज भी प्राइवेट स्कूल बनाम सरकारी स्कूल की बहस चलती रहती है। सरकारी स्कूलों की बदहाली की खबरें ऐसा नहीं कि सीजेपी की वजह से सामने आई हैं, गाये बगाए हमारे सामने आती रहती हैं। लेकिन आपका आकलन क्या है सर? सबसे पहले तो डॉक्टर प्रवीण तिवारी तो देख करके बहुत मन प्रसन्न हो रहा है आज, और उनके साथ डिबेट करने का बड़ा ही मेरे लिए भी एक गौरव का विषय है। धन्यवाद सर। जहां भारत में शिक्षा व्यवस्था की बात है, हम अभी शुरुआत करेंगे स्कूली शिक्षा से। तो देखिए, जितने भी राज्य हैं भारत के, करीब करीब शिक्षा व्यवस्था, शिक्षा का इंफ्रास्ट्रक्चर, शिक्षकों की संख्या, शिक्षा की गुणवत्ता सरकारी स्कूलों की बहुत अच्छी नहीं है। मैं अपनी बात की शुरुआत, रायपुर के पास एक गांव था, उसमें हमारे जो विधायक महोदय थे वो मुझे ये कह करके ले गए कि सर स्कूल का निरीक्षण करेंगे कि स्कूल में कैसी व्यवस्था है। आप आश्चर्य करेंगे कि उस गांव के स्कूल में जितने बच्चे बैठे थे उनके पाँव में शूज नहीं थे, जूते नहीं थे, बिना जूते के स्कूल आते थे वो। और शिक्षकों के भी कमी थी, जो एक एक क्लासरूम में 2-2, 3-3 कक्षाओं के विद्यार्थियों को बैठा रखा था। तो मैंने विधायक महोदय को बोला कि पहला कर्तव्य तो ये है कि गांव से जब ये बच्चे आते हैं तो पाँव में जूते नहीं है, इनको जूते पहनाइए साइज के हिसाब से। आप अपने पॉकेट से खर्च करें या सरकार करे, आप इनको कम से कम नंगे पाँव ये ना आए। और शिक्षकों की स्थिति भी अच्छी नहीं थी। तो कुल मिलाकर के इस देश में जो प्राइवेटाइजेशन हुआ है स्कूली शिक्षा का, आप आश्चर्य करेंगे कि आपके घर में कोई ड्राइवर है आपके यहाँ, या आपके यहाँ काम करने वाले कोई वर्कर हैं, वो सारे लोग अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में पढ़ाना चाहते हैं, शासकीय स्कूल में नहीं भेजना चाहते हैं। ये देश को आज़ाद हुए हम 80वां स्वतंत्रता दिवस अभी मनाया हमने, ये स्थिति है जो बहुत ही चिंता का विषय है। और हम जहाँ युवा जो कि भारत के भविष्य हैं उनको तैयार करते हैं, यूँ कहिए कि स्कूल शिक्षा परिवार के बाद एक ऐसी जगह है जहाँ पर संस्कार दिए जाते हैं, जहाँ बच्चों में एक अच्छे नागरिक बनने की शिक्षा दी जाती है। शिक्षक का दायित्व है कि वो एक अच्छा नागरिक बनाए। वहाँ पर इस तरह की बदहाली देख करके बड़ा ही मन सर, वर्तमान में इसके लिए जिम्मेदार आप किसको मानते हैं? देखिए, वर्तमान में मुझे लगता है कि शासन तो है ही, क्योंकि शासकीय स्कूल तो राज्य सरकारों के उसमें
नियंत्रण में चलते हैं, तो क्यों ना सरकार ध्यान देती इस ओर, बजट बढ़ाना चाहिए। और देखिए, जहां आप इंजीनियर तैयार कर रहे हैं, जहां भविष्य में डॉक्टर तैयार करेंगे, भविष्य के पत्रकार तैयार करेंगे, भविष्य के लॉयर तैयार करेंगे, भविष्य के जज तैयार करेंगे, वहां इस तरह की स्थिति है। ये बहुत ही दुखदाई है वास्तव में। मैं थोड़ा इसमें डिटेलिंग में जाकर आपसे इसके निदान क्या हो सकते हैं इस पर बात करूंगा। बाकी लोगों के मैं अब ज़रा एक कमेंट ले लूं। डॉक्टर संध्या, अभी डॉक्टर परमार ने जो बात कही, मुझे नहीं लगता कि उससे कोई ना इत्तेफाकी रखेगा, लेकिन फिर भी क्या आप कोई कंपैरेटिव एनालिसिस या कुछ इस तरह की बात रखेंगी कि पहले से हालात सुधरे हों, या फिर वर्तमान में भी स्थितियां जस की तस हैं, क्योंकि हमारा ध्यान स्कूली शिक्षा पर है ही नहीं। आपका धन्यवाद डॉक्टर प्रवीण। मैं अपने विचार इस तरीके से प्रस्तुत करना चाहूँगी कि हमें ना तो कंपेयर करना है, और आपको जो मेन पॉइंट है, जो मेन चीज़ समझनी है वो ये है कि आपके जो बच्चे हैं, यानी कि जो जनरेशन है, उनको आप कैटेगराइज मत करिए। पहली बात, ना तो वो जेनजी है, वो भी हमारा ही पार्ट है, हम भी कभी जेनजी हुआ करते थे, लेकिन हमारी बातें नहीं जाती थी उसके लिए, क्योंकि सोशल मीडिया नहीं था। तो अभी जेनजी, देन विल से बीटा, गामा, एक्स, तो वो चीज़ तो गलत है, क्योंकि हम सब उसी सृष्टि के जनरेशन टू जनरेशन है। 10-10 के अंतराल में हर जनरेशन की प्रॉब्लम्स आती हैं, परंतु अब क्योंकि हमारा जो समाज है वो बहुत स्पीड से बढ़ रहा है, तो ये प्रॉब्लम्स अब 6 मंथ्स के बाद आएंगी कि क्या हमारा करिकुलम मैच कर पा रहा है। क्योंकि जो अगर आप देखेंगे, अगर कंपेयर करेंगे, तो अगर आप अमेरिका, वेस्टर्न कंट्रीज़, यूरोपियन कंट्रीज़, तो उसमें वहाँ पर आप पाएंगे कि दे आर मच अहेड। हमारे पास जो थी शिक्षा व्यवस्था, वैदिक काल की विजडम्स थे, उपनिषद थे, लेकिन हम लोगों ने उनको डेवलप नहीं किया। हम लोगों ने जो गुरु शिष्य परंपरा थी, आप भी यहाँ पर अपने गुरु के ही सामने बैठे हैं, तो जो आदर भाव था वो हम कहीं ना कहीं, देखिए लैंग्वेज में प्रॉब्लम्स आ रही हैं, क्योंकि जो भी लैंग्वेज भी पिक हो रही है दैट इज़ रॉन्ग, चाहे वो जेनजी हो, चाहे जेन एक्स हो, चाहे जेन वाई हो। ठीक है, तो ये तो एक हमारे को एक जो हमारे तौर तरीके हैं ना, उसको हम क्या कर रहे हैं, आक्रामक बना रहे। तौर तरीके रखिए, मैं ये नहीं कहती कि जो पीढ़ी है, पीढ़ी बहुत सफ़र कर रही है, क्योंकि आपने डिग्रीज दे दी लेकिन उनको एम्प्लॉयमेंट नहीं दिया। अगर हम बात करें कि ग्रामीण क्षेत्र में क्यों जाने की ज़रूरत पड़ी है, सबको पता है हमारे ग्रामीणों के हालात। क्या हम दादा नाना पहले नहीं जाते थे? क्या आप लोग नहीं गए अपने गांव में? 70% ऑफ द विलेजेस ऑफ इंडिया आर विलेजेस। हमें जाने की भी ज़रूरत नहीं है, हमें मालूम है सैकड़ों हमारे गांव हैं, 70%। तो वहाँ पर क्या स्थितियाँ हैं? वहाँ पर मतलब कि जो गर्ल्स हैं वो नहीं जा पाती हैं स्कूल में, उनकी अलग विचित्र टाइप की प्रॉब्लम है, क्योंकि बीइंग अ गर्ल चाइल्ड हैव टू लुक आफ्टर द स्मॉलर चिल्ड्रन ऑफ द हाउस, क्योंकि मदर जाती है रूरल में। ठीक है, उसमें आप इंफ्रास्ट्रक्चर ले लीजिए, आप चाहे फाइनेंशियल ले लीजिए, चाहे आप देखिए साइकोलॉजिकल, बच्चे नीचे ज़मीन पे बैठ रहे हैं और एक एसी में, उनको हीन भावना पहले से ही आ रही है। देन नेशनलाइज्ड एजुकेशन सिस्टम नहीं है। वन नेशन एंड वन एजुकेशन शुड हैव बीन देयर। करिकुलम बहुत ज़्यादा, रोड मैप दीजिए। मैं सीजेपी से भी, या चाहे कोई भी हो, XYZ, बीजेपी हो, कांग्रेस हो, कोई भी पार्टी हो, व्हाट इज़ योर रोड मैप अहेड? तो रोड मैप आपको क्या है कि आंदोलन। इंटरेस्टिंग, आपने दो चीज़ें कही हैं डॉक्टर संध्या, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। सुधीर भाई, ये पॉइंट याद रखना आप, अगर मैं भूल जाऊं तो, वैसे मैं याद रखता हूं, लेकिन ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि एक तो तरीका, यानी कॉज सही है, इंटेंशन क्या है वो स्पष्ट नहीं है, और रोड मैप, ये दो पॉइंट है। रजनीकांत सर, अभी आपने दो वक्ताओं को सुना है, मैं जानना चाहूँगा कि क्या हमें स्थितियाँ खराब हैं, इससे कोई इनकार नहीं करेगा, लेकिन क्या कुछ सुधार है? और मंशा, वर्तमान सरकार की मंशा को देखते हुए क्या आप इसे विशुद्ध राजनीति मानेंगे जो सीजेपी की तरफ से, सुधीर भाई की टीम की तरफ से किया गया, या आपको लगेगा कि एक नई बढ़िया शुरुआत है, कम से कम इस बहाने हम आज बात तो कर रहे हैं? सर अनम्यूट कीजिएगा, आपकी आवाज नहीं आ रही, अनम्यूट कीजिएगा। देखिए डॉक्टर प्रवीण, मैं तो उस पीढ़ी का हूँ जो गांव के प्राइमरी स्कूल से ही पढ़ के निकला हूँ, और जो सुविधाओं की जो बात आज हो रही है, होनी चाहिए। तब तो ये था कि प्राइमरी स्कूल्स में घर से टाट पट्टी लेके जानी पड़ती थी, पट्टी लेके जानी पड़ती थी, बुदक्का लेके जाना पड़ता था, और उन्हीं परिस्थितियों में मैंने देखा कि मेरे ही परिवार के लोग बहुत अच्छी पोजीशंस पर पहुंचे, उन्हीं प्राइमरी स्कूल से पढ़ के।
जहां तक सुविधाओं की बात। लेकिन दूसरी बात यह है कि अगर हम इसको पूरे देश के पैमाने पर देखें तो प्राइमरी एजुकेशन जो है वो किसी भी बच्चे के जीवन का आधार है। यानी आधार या नींव कमजोर रहेगी तो फिर आगे चाहे आप कह लीजिए कि साहब हमने इतने सारे मेडिकल कॉलेजेस खोल दिए, इतने इंजीनियरिंग कॉलेज खोल दिए, इतने मैनेजमेंट कॉलेजेस खोल दिए, लेकिन अगर आधार या बेस ही कमजोर रहेगा तो फिर वो बच्चा आगे जाके कैसे कैसे डेवलप करेगा, तो दिक्कतें आ सकती हैं उसमें। आज की तारीख में लगभग 15 लाख स्कूल पूरे देश में है प्राइमरी, लगभग, जिसमें से अभी भी 70% जो स्कूल हैं वो सरकारी स्कूल है। निजी स्कूलों की संख्या 30% के करीब ही है। तो मैं इस बात को अपने जब मैं पत्रकार रहा पायनियर ग्रुप में या दूसरे ग्रुप्स में रहा, नवभारत ग्रुप में, तो मैं इस बात को उठाता रहा लगातार कि सरकार को प्राइमरी एजुकेशन पे सबसे ज्यादा ध्यान देना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा कि हायर एजुकेशन पे ध्यान नहीं देना चाहिए या इनोवेशन पे या जो हायर एजुकेशन है उस पर ध्यान नहीं देना चाहिए, उसको अच्छा करना चाहिए। लेकिन मैं लगातार इस बात को उठाता रहा जहां तक मुझ में शक्ति थी कि प्राइमरी एजुकेशन को स्ट्रेंथन करने पर सरकार को ज्यादा ध्यान देना चाहिए। और ये ही हमारा सबसे बड़ा, देखा जाए तो देश का इन्वेस्टमेंट है। नोबेल पुरस्कार प्राप्त डॉक्टर अमर्त्य सेन ने भी जो बात कही, हो सकता है वो पॉलिटिकली कुछ लोगों को पसंद आए ना आए, लेकिन उन्होंने भी ये बात कही थी कि भारत को एजुकेशन में ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचना चाहिए। अगर आंकड़ों के हिसाब से देखें तो हमारा 6% का भी इन्वेस्टमेंट था जीडीपी का, वो आज 2.5% के आसपास रह गया। अब वो दूसरी बात है कि बल्क में वो, चूंकि जीडीपी तब कम थी और जीडीपी अब ज्यादा है तो बल्क के हिसाब से दिखता है वो ज्यादा, लेकिन दिक्कतें तो हैं। अब जैसे राजस्थान में ही अभी कॉकरोच जनता पार्टी ने ये मसला उठाया, तो राजस्थान में ही 50% से ज्यादा स्कूलों की हालत आज ऐसी है कि वो जर्जर हालत में, मतलब उसमें से आधे मान लीजिए ऐसे हैं कि जिनमें बच्चों को बिठाकर पढ़ाने में डर लगता है कि कहीं छत न गिर जाए। तो ये दिक्कतें हैं। इन दिक्कतों की ओर हमें, चाहे राज्य सरकार हो, क्योंकि राज्य सरकार का ही विषय है प्राइमरी एजुकेशन, प्राइमरी या अपर प्राइमरी एजुकेशन, तो राज्य सरकार इस दिशा में विशेष ध्यान क्यों नहीं देती? क्योंकि यही तो इन्वेस्टमेंट है, यही बच्चे आगे चल के देश को बनाएंगे, चाहे वो आप जेन अल्फा कह लीजिए, चाहे जेन जी कह लीजिए, जो भी कह लीजिए। नंबर 1 बात। नंबर 2 बात, कॉकरोच जनता पार्टी ने अगर मान लीजिए ये बात कही कि हम एक ऐसा प्रेशर ग्रुप क्रिएट करेंगे जो सरकार पर दबाव डाले कि चीजों को सुधारा जाए, तो अगर वो आज वो एजुकेशन को सुधारने के बारे में बात कर रही है तो इसमें मुझे कुछ गलत नहीं दिखाई देता। हाँ, ये जरूर है कि सेलेक्टिव ना हो जाए, किसी एक स्टेट में जाए, किसी दूसरे स्टेट को छोड़ दे। आप डॉक्टर प्रवीण तिवारी बात को समझना चाह रहे हैं। हाँ नहीं, आप कहेंगे कि झारखंड में भी चले जाओ और झारखंड में और बुरे हालात हैं, या किसी और अन्य स्टेट में चले जाओ जहाँ हालांकि ज्यादातर जगह बीजेपी की सरकार है, तो अभी अवसर इनके पास ज्यादा है। हाँ, वो सेलेक्टिव ना हो जाए, वो अच्छा काम कर रहे हैं। मैं उनकी तारीफ करना चाह रहा हूँ कि कम से कम एक उन्होंने प्रेशर ग्रुप तो क्रिएट किया कि आज केंद्र सरकार हो या विभिन्न राज्य सरकारें हो, उनको दबाव महसूस होने लगा कि हमें एजुकेशन सिस्टम को सुधारना चाहिए, चाहे वो परीक्षा प्रणाली हो, चाहे वो प्रवेश प्रणाली हो, इन चीजों को सुधारना जरूरी है ताकि सबको न्याय मिल सके। लेकिन बात यह है कि एक तो उनको सेलेक्टिव नहीं होने का है, दूसरी बात यह है कि वैसे भी आज की तारीख में गांव में भी जो प्राइमरी स्कूल्स होते हैं उसमें ग्राम प्रधान होता है, ग्राम प्रधान की डिफरेंट समितियां होती हैं, एक शिक्षा समिति होती है, एक स्वास्थ्य समिति होती है, वो समितियां देखभाल करती हैं अपने स्कूलों की। अगर कॉकरोच जनता पार्टी के लोग मान लीजिए डिप्टी इंस्पेक्टर ऑफ स्कूल्स बनकर के डिफरेंट स्कूल्स में जाकर के मुआयना करना चाहते हैं, तो क्या वो प्रधान से बात करके या वहां के लोकल विधायक से बात करके भी जा सकते हैं कि नहीं जा सकते? तो ऐसी नौबत शायद नहीं। ठीक है, मैं समझ गया आपकी बात, जेन्युइन पॉइंट है आपका। अब आइए सुधीर भाई, अंत में इसीलिए आया कि आप विचार सुन लीजिए, और ये आप समझ ही गए होंगे, ये ऐसा नहीं कि आज है, मेरे शो में कभी भी जाएं और ये मैं पॉलिटिकल बहसबाजी में कि दो लोगों को छोड़ दूं, कुछ ऐसा निकल कर आए कि सुनने वाले को भी लगे कि हाँ आज कुछ सुन के इस विषय को समझा है। तो मैं आपसे भी वही उम्मीद करता हूँ, मैं जानता हूँ कि आप लोग गंभीरता से ही बात को रखेंगे। पहला तो इंटेंशन, जो डॉक्टर संध्या ने कहा था कि भाई आप लोगों का वहाँ पर जाना क्या सचमुच में, एक तो आप बधाई के पात्र हैं कि आज कम से कम इस विषय को आप चर्चा के केंद्र में तो लाए, नहीं तो मैं आज किसी और विषय पर, बहुत सारे विषय थे और मुझे लगा कि नहीं इस पर बात करनी चाहिए, महत्व का विषय है। बात सिर्फ ये नहीं कि आपकी पार्टी को खदेड़ दिया गया है या वहाँ पर मारपीट हुई है, तो है ही, इसकी सभी निंदा करते हैं।
लेकिन फिर भी आप लोगों का इंटेंशन क्या है? आप क्या एक पॉलिटिकल पार्टी क्रिएट करना चाह रहे हैं या सचमुच में समाज में एक बदलाव की उम्मीद? और क्या समाज में बदलाव लाने के लिए ये रोड मैप ठीक है, ये तरीका ठीक है कि आप बिना बात किए वहां पर स्कूल्स का इंस्पेक्शन करने चले जाएं? डॉक्टर प्रवीण तिवारी जी, पहले तो आपको नमस्कार। और सारे पैनलिस्ट बड़े जबरदस्त हैं, मुझे बहुत अच्छा लगा इन सब की बात सुन के। डॉक्टर MS परमार जी और संध्या जी, मेरी आवाज आ रही है तो मैं कंटिन्यू करता हूँ। जी जी बिल्कुल करिए, आप आ रही है। हाँ, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जब हमने जंतर मंतर पे एक आंदोलन किया तो हमारी एक प्रतीकात्मक डिमांड थी धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा। प्रतीकात्मक इसलिए कह रहा हूँ कि सबसे पहले हमने देश में अकाउंटेबिलिटी फिक्स करनी थी और उसके लिए हमें एक इस्तीफा चाहिए था जिन्होंने बहुत ज्यादा व्यवस्था में मनमानी करके और बहुत अनियमितताएं उस डिपार्टमेंट में लेके आए थे। उसके बाद जब इस्तीफा हो रहा था तो हम कुछ चीजें मंच से और तमाम न्यूज चैनल्स पे अनाउंस कर रहे थे कि हम शिक्षा व्यवस्था की बेहतरी के लिए करने जा रहे हैं। तो दूसरी हमारी चीज ये थी। तो तीसरी चीज हम जो लेके आ रहे थे सिस्टम में, वो हम अकाउंटेबिलिटी की बार बार बात कर रहे थे कि जिम्मेदारी फिक्स हो, जिम्मेदारी फिक्स हो। तो हम ये चीज लेके जब चल रहे थे और जब हमने वो जीत हासिल की, हमने धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा ले लिया, तो उसके बाद हमारे साथ एक स्ट्रक्चरल रिफॉर्म में एक बड़ी समस्या सामने थी। लोगों के अलग अलग विचार आ रहे थे कि हम किस तरह से आगे ऑपरेट करेंगे। तो वी कोलैबोरेटली और वी हैव डिसाइडेड कि हम एक प्रेशर ग्रुप बनेंगे। तो प्रेशर ग्रुप कैसे काम करेगा? हम सबसे पहले शिक्षा पे काम करना चाह रहे थे, शिक्षा व्यवस्था की बेहतरी पे काम करना चाह रहे थे। तो हमने एक रोड मैप तैयार किया कि हम सरकारी स्कूल को ठीक करेंगे और कैसे करेंगे, क्या ये हमारी जिम्मेदारी है और क्या हम कर पाएंगे, क्या हम इस तरह से जाके स्कूलों को ठीक करके एक मुहिम चलाएंगे तो क्या हो पाएंगे। तो ऐसे बहुत सारे सवाल आपकी तरफ से और तमाम लोगों की तरफ से हमारे पास आए हैं। तो मैं आपको एक बता देना चाहता हूं कि स्कूल ठीक करो जो अभियान है, ये स्कूलों की रेकी करने के लिए था, क्योंकि कोई भी सरकारें हमें सही से आंकड़े नहीं दे रही हैं कि हकीकत में स्कूलों में चल क्या रहा है। अगर मैं आपको डेटा एनालिसिस बता दूं अभी तक का हमारा, तो ये है कि एक भी स्कूल आज तक जो हमने विजिट किया है, आप इसमें मुझे बायस्ड कह सकते हैं कि आपने वो स्कूल विजिट नहीं किए जो अच्छी इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ हैं, लेकिन रूरल स्कूल जो हमने विजिट किए हैं 100% परिपूर्ण एक भी स्कूल नहीं है जिसमें हमारे जो पैरामीटर्स हमने डिजाइन किए हैं कि सारे स्कूल्स में पंखे लगे हैं क्या, इलेक्ट्रिसिटी है क्या, पूरी तरह से बिल्डिंग ठीक है, वॉशरूम और टॉयलेट ऑपरेटेड है, या फिर जाने का रास्ता अच्छा है, प्लेग्राउंड है, या फिर वो बेंचेस हैं, या फिर आगे टेक्निकल चीजों पे तो जाने दो, जहाँ पे लाइब्रेरी, स्मार्ट क्लासेस, उन चीजों की बात करोगे तो आप सोचो कि वो तो है ही नहीं किसी भी स्कूल में। तो अभी तक के हमारे एनालिसिस में जो आया है वो ये है कि कुछ भी चीजें परिपूर्ण नहीं है। अब मैं बड़ी रोस्ट कंडीशंस की बात कर रहा हूँ। द वर्स्ट कंडीशन इज जो आज हमने देखी जयपुर में, जो मेरी विधानसभा में मैंने दिखाई, जो बहुत सारे लोगों ने दिखाई, और वो एक नहीं है, ऐसे ऐसे 10 स्कूल हैं जहाँ पे कहीं तो एक भी रूम नहीं है और 60 बच्चे वहां पे पढ़ रहे हैं। कहाँ पढ़ रहे हैं पता नहीं। जैसे ये वाला स्कूल था 3 साल से पहले, वो तबेले के मालिक ने आज बताया कि तबेले के मालिक ने जिसके जहाँ पे बच्चे पढ़ रहे हैं कि 3 साल से स्कूल बंद पड़ा हुआ है और मैंने अपनी जगह दी है इनको कि एक बार पढ़ा लें। अभी उनके 3 सेट भी टूट गए हैं, तो उसके बाद उनको पता नहीं है। तो ये चीजें दिखाएगा कौन? अब बात दिखाने की आती है, ऑफिसर्स तो दिखा नहीं रहे हैं, स्कूल के जो टीचर्स हैं उन्होंने कोशिश की होगी, नहीं भी की होगी तो ये चीज दिखाने की। उसके बाद दूसरी जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, पता नहीं मुझे उनकी जिम्मेवारी बनती है नहीं बनती, आई डोंट नो। बट क्या मैं सॉरी आपको इंटरप्ट कर रहा हूं सुधीर भाई, क्या कोई और तरीका, मतलब सिस्टम को फॉलो करते हुए उनको विश्वास में लेकर आगे बढ़ना ठीक प्रक्रिया नहीं है? हम तो सर करना चाह रहे हैं वो हमें विश्वास दिला दें। तुगलकी फरमान देने की बजाय कि आप स्कूलों में नहीं जाएंगे, हमें एक काम कर दीजिए, आप वो हमें विश्वास दिला दीजिए कि आपको इंफ्रास्ट्रक्चर का सर्वे करना है, स्ट्रक्चरल सर्वे करना है, तो आप एक का स्कूल बंद होने के बाद वी विल अलाउ यू। बट वो परेशानी है ना कि वो आपको किस अथॉरिटी से, मतलब आपको क्यों दिया जाए ये? आप क्यों, आप कौन है? सबसे पहला सवाल ये कि आपको क्यों बताया जाए, आपको क्यों जवाब दिया जाए? सर हम एक सामान्य नागरिक हैं और सामान्य नागरिक ही अगर इस देश की आवाज नहीं उठाएगा तो कौन उठाएगा? क्या आप ये मानते हैं कि स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों के पेरेंट्स जो हैं वो उतने समझदार नहीं हैं, शायद उनको उतनी समझ नहीं है कि वो ये सवाल उठा पाते, या ग्रामीणों को इतनी समझ नहीं है जो वहाँ के वोटर्स हैं जो ये सवाल खड़ा कर पाते हैं? मैं आपको एक डेटा दूंगा, आप भी मानने लग जाएंगे।
मेरे हरियाणा में मैं बात कर रहा हूँ, जहां से आता हूँ, 63% स्टूडेंट हैव मूव्ड टू प्राइवेट स्कूल्स एंड द रेस्ट ऑफ 37 to 40% बिलो द पुअर क्लास। मैं समझ गया आपकी बात, मैं इत्तेफाक भी रखता हूं। मेरा सवाल जो है वो बरकरार है। मैं राजस्थान की बात करूं और थ्रू आउट द कंट्री में बट मेरा सवाल बरकरार है, आप कौन, आपको जवाब क्यों देंगे, ये उनकी तरफ से आता है, ये मैं नहीं पूछ रहा हूं। दूसरा ये कि क्या आप ये सुनिए ना, दूसरा कॉम्प्लीमेंट्री सवाल ये है कि क्या आपको लगता है आम जनता, कौन पूछेगा, तो वो आम जनता समझदार नहीं है? क्या आप इस बात को स्वीकार करेंगे? शायद उनको उतनी समझ ही नहीं है कि वो सवाल पूछें। आप ओवर द डिकेड्स ये अगर क्रोनोलॉजी देखेंगे कैसे ये शिफ्ट हुआ है, तो इतना शानदार तरीके से इसको शिफ्ट किया हुआ है ना। इसको जैसे जैसे अभी हमारे शिक्षाविद डॉक्टर संध्या कुमारी जी बता रहे थे, वो सारे पैनलिस्ट बता रहे थे कि अगर हम 1981 का डेटा ले रहे हैं, वहां से अगर ओवर द डिकेड्स जा रहे हैं, तो हमने कैसे शिफ्ट किया उसको। स्कूल में हमारे स्टूडेंट 70% थे, लेकिन अभी एक साल घटने के बाद 40% आए, अब 54% के आसपास स्टूडेंट्स मूव हो गए बिकॉज ऑफ। बट आपके टारगेट पे तो वो स्कूल है ना जहां अभी भी बच्चे जा रहे हैं, वो तो एक अलग मसला हो गया, वो तो चर्चा का एक अलग विषय है। अभी आप बात कर रहे हैं उन ग्रामीण स्कूलों की जहां पर बच्चे जा रहे हैं, और जिन लोगों के साथ आज ये थोड़ा झूमा झटकी हुई है वो वहां के ग्रामीण हैं। तो क्या, मेरा एक सीधा सवाल है, आप शायद थोड़ा हिचक रहे हैं, कि क्या आपको लगता है आम जनता उतनी समझदार नहीं है कि वो सरकार से ये सवाल पूछ सके शिक्षा नीति पर? इसको स्वीकार करिए ना आप, तभी तो उन लोगों को चोट पहुंचेगी। आप तो डंके की चोट पर बोलते हैं। इसीलिए मैंने आपको डेटा बताया ना कि वो कौन लोग हैं जो आवाज नहीं उठा पा रहे हैं। वो इसीलिए नहीं है, उनके पास समय नहीं है, वो अपनी दिहाड़ी मजदूरी करके रोज का समय बिता रहे हैं। उनको नहीं पता है कि उनके बच्चों को किस तरह से उनको अपनी बात रखनी चाहिए। इसलिए मैंने आपको डेटा बताया कि कौन। ठीक है, तो मैं, अब मुझे सवाल ऐसे मिला कि उन्हें नहीं पता कि किस तरह से बात रखनी चाहिए। इस मजबूरी में वो आज तक इस गलत काम पर, या जो भी कुछ गलत हो रहा है जैसा आप लोग कहते हैं, उस पर आवाज नहीं उठा पाया, ऐसा आप कहना चाह रहे हैं? जी, मैं इसलिए मैं आपको कहना आपको पता है, एक बात बोल रहा हूं, हालांकि ये कंपैरिजन नहीं है, पर मैं आपको एक बात बता रहा हूं। मेरे गुरु भी बैठे हुए हैं यहाँ पर। अब पत्रकारिता करते करते मुझे भी थोड़ा समय हो गया, काफी लंबा समय हो गया है। यही बात जो है ना, ये नक्सलवाद की जड़ में भी थी। यहीं से शुरू हुआ था कि हम जवाब लेंगे, हम जनता जवाब नहीं पूछ पा रही है, दमित है, पिछड़ी है, उसको नहीं पता है, हम पूछेंगे। और ऐसे करके सिस्टम में घुसपैठ की गई। ये उससे हालांकि बहुत एक्सट्रीम है, लेकिन फिर भी आपको नहीं लगता कि इस तरीके से कहीं पर बिना बातचीत किए चले जाना, सिस्टम को हिलाने की कोशिश करना, एक वैसा ही पैरेलल प्रयास है, थोड़ा सॉफ्ट सा ही सही? नहीं, चलो आपने सॉफ्ट बोल दिया, थैंक यू। थोड़ा नहीं, मुझे बोलने में हिचक हो रही थी ईमानदारी से, मैं इसको कंपेयर नहीं करना चाहता हूं, बट फिर भी ये सवाल बनता है। देखो, प्रधानमंत्री जी भी हमें दिमागी नक्सल बोल देते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है हमें उन चीजों से। हम सवाल पूछने से बिल्कुल भी नहीं डरेंगे, क्योंकि सवाल पूछ के ही हमने इस्तीफा लिया है शिक्षा मंत्री जी का। और आगे भी हम सवाल इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि हम डेटा वाले लोग हैं, हमें पता है कि क्या हो रहा है देश में। अगर ये बहुत आराम से मैनेज कर लिया गया है सिस्टम को। मैं डेटा की फिर बात करता हूं आपसे। मेरे यहाँ पे 63% जो है वो प्राइवेट स्कूल में शिफ्ट हो गया है, जिसकी और एवरेज फीस बच्चों की 1 लाख रुपए सालाना है। लेकिन 63% जो लोग हैं वो 1 लाख रुपए कमाने वाले नहीं है। वो हर बार कर्जे में जा रहे हैं, लेकिन उनको कुछ पता नहीं चल रहा कि वो सुई जो उनको लग रही है वो धीरे धीरे कैसे लग रही है। गॉट इट सर, ये तो है ही सुधीर भाई, ये तो समस्या है ही। चलिए अब आते हैं इसके दूसरे पहलू पर आते हैं। मैं आपकी बातों से, कुछ बातों से इत्तेफाक रखता हूं, कुछ बातें आप मेरी समझ गए होंगे। अब इस पे क्या, मैंने बिल्कुल नहीं सोचा था कि प्रधानमंत्री जी ने क्या कहा है, उनका बयान क्या है। ये मेरे मन में जेन्युइन सवाल आया, अभी आपने कनेक्ट कर दिया दिमागी नक्सल से, तो मैंने कहा अरे हाँ, ये तो बात अभी राजनीतिक परिदृश्य में भी आई है। लेकिन ठीक है, चलिए इसको आगे बढ़ाएंगे यहाँ से। डॉक्टर परमार हमारे साथ हैं। सर, अब ये बताइए, आपने सभी को सुना है, निदान की तरफ बढ़े हैं, तो ऐसा भी नहीं है कि सरकार चाहती नहीं होगी। सरकार तो चाहती है कि अच्छे से अच्छी एजुकेशन मिले, सरकार तो चाहेगी राहत मिले, सरकार को पता है भविष्य अच्छा हो। ये जो हम जिसको जेन जी कहते हैं, ये भी तो स्कूलों से ही निकल रही है। सरकार तो चाहेगी ना, वो अगर दिमागी नक्सल नहीं बनाने तो अच्छी एजुकेशन देनी पड़ेगी ना स्कूलों में। तो इसके लिए आपको क्या लगता है, रोड मैप क्या होना चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि भारत की जो संस्कृति है, भारत के जो संस्कार हैं, भारत का जो इतिहास रहा है, वो अमेरिका, इंग्लैंड या यूरोप के देशों से आप तुलना नहीं कर सकते हैं। इसलिए सीजेपी के लोगों को ये ध्यान रखना चाहिए कि हमको किस तरह से यहाँ के जेएनजी को, जेएन अल्फा को
किस तरह की बातों में आगे बढ़ाना है। उन्हें आंदोलन में ना झोंके, वहाँ राजनीति ना की जाए, चाहे बीजेपी हो, कांग्रेस हो, सीजेपी हो, कोई भी हो। गांव के लोग बहुत जागरूक हो गए हैं और निश्चित रूप से मुझे ऐसा लगता है कि गांव के लोगों के सहयोग से और सरकार और दूसरे जो शिक्षाविद हैं उनके माध्यम से शिक्षा में सुधार किया जा सकता है और करना चाहिए, क्योंकि स्कूली शिक्षा में सुधार बहुत आवश्यक है। परंतु तरीका के बारे में हम सोच सकते हैं कि कैसा हो सकता है। जिस तरह से सीजेपी वहां गई, फिर गांव वालों ने विरोध किया, दोनों के बीच में विवाद हुआ। गांव वालों को कहना है कि 200-300 लोगों को लेकर के आए, इनके पास हथियार भी थे, ये बोल रहे हैं कि हमको मारा, बीजेपी के लोगों ने मारा। ये बहुत सारी बातें हैं, ये रोड मैप नहीं कह सकते इसको। कोई अच्छा निदान हो, साथ में बैठ कर के चर्चा करें, सरकार के प्रतिनिधियों से बात करें, शिक्षाविदों से बात करें, और मुझे लगता है पूरे देश में इसकी आवश्यकता है। पर उसका रास्ता इस तरह से भी नहीं हो सकता है, और आप जैन जी को और जैन अल्फा को भटकाएं नहीं, गलत दिशा में ना ले जाएं, उन्हें भारतीय परिवेश में पलने दें, बढ़ने दें, और इस देश को क्या कहें, विश्व गुरु बनाने की दिशा में हम सब मिलकर काम कर रहे हैं। उस दिशा में हम सब कंधे से कंधा मिला करके इस दिशा में आगे बढ़ना चाहते हैं। परंतु इस तरह का हिंसा, इस तरह की मारपीट बिल्कुल भी स्वीकार्य नहीं है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। डॉक्टर संध्या, आप अपना रोड मैप, सुधीर भाई आप नोट करते जाना, बड़ी अच्छी बात अभी डॉक्टर परमार ने कही है। डॉक्टर संध्या, आपका रोड मैप क्या होगा? मतलब स्थितियां तो खराब है, ये तो इसमें तो सभी समर्थन कर रहे हैं। आप सब लोगों ने बोला, बेशक तौर तरीके, इंटेंशन, स्यूडो पॉलिटिक्स, कुछ भी कह सकते हैं आप, लेकिन इसके बावजूद ये मुद्दा तो है ही, इससे कैसे इनकार करेंगे? बिल्कुल डॉक्टर प्रवीण, मैं आपसे इत्तेफाक रखती हूँ कि मुद्दा है और बहुत ही सीरियस मुद्दा है। हम इसको ऐसे भी नहीं जाने दे सकते। इनफैक्ट आई एम वेरी हैप्पी दैट द यंगर जनरेशन हैज़ रियलाइज्ड कि दे वांट देयर फंडामेंटल राइट्स। एजुकेशन इज़ अ फंडामेंटल राइट, एंड प्राइमरी स्कूल पर रिसर्च करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है और ना ही वो रास्ता लेने की ज़रूरत है। अगर आपको रोड मैप ही बनाना है तो आप अवेयरनेस प्रोग्राम रखिए, आप प्रोफेसर्स की टीम लेके जाइए, आप वहाँ पर ग्रामीण जो ग्रामीण है, देखिए एक ग्राम में कम से कम 2 से 2,500 लोग होंगे। केवल 2, 4, 10 लोग आके आपको पीटे और आप उन्हें पीटे और पुलिस केस बन जाए, वो अच्छी बात नहीं है, देश की इमेज के लिए भी अच्छी नहीं है और लॉन्ग टर्म में भी अच्छी बात नहीं है। आपका काम होना चाहिए कि एक सॉलिड टीम लेके जाए विद यूथ, विद certain good people who are you can address to them कि आप आइए, एंड वहाँ पर जाके ग्रामीण की बात करेंगे। अब प्रॉब्लम यहाँ पर जो आएगी वो ये आएगी कि मेथड क्या होना चाहिए, क्योंकि स्लो भी नहीं होना चाहिए। तो ये क्या होता है ना कि हमारी जो पॉलिटिक्स है या यूथ की एनर्जी है एंड पोटेंशियल, रिमेंबर यूथ हैज़ गॉट लॉट ऑफ एनर्जी एंड लॉट ऑफ पोटेंशियल, हम उसको सही रूप से टैप नहीं कर पा रहे हैं। तो टैप करने के लिए उसकी हमें अर्जेंसी, किसी भी सरकार पर प्रेशर ग्रुप बनाए तो, लेकिन उसको पीसफुल प्रेशर ग्रुप बनाए, उसमें पॉइंट्स रखिए। अभी तो हम केवल बात कर रहे हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, लाइट नहीं है। क्या हमने अभी तक बात करी है कि इसमें आप जो पढ़ा रहे हैं वो कितना बैकवर्ड, लाइक यू कैन से कि इट इज़ नॉट रेलिवेंट टुडे। फॉर एग्जाम्पल बच्चों की मैनर्स क्या होनी चाहिए, साफ़ सफाई क्या होनी चाहिए, हैबिट फॉर्मेशन क्या होनी चाहिए उनको। अभी अगर हम एजुकेशन की बात करते हैं तो आई डोंट थिंक सो कि हम एजुकेशन में अगर केमिस्ट्री भी पढ़ा रहे हैं तो बच्चों को ये भी पता है कि, या टीचर को भी ये भी पता है केमिस्ट्री क्यों पढ़ाई जाती है, हाउ इट इज़ लिंक टू ह्यूमन लाइफ। तो हमें जो चीज़ें हैं, यानी कि स्किल्स है, पोटेंशियल है, पूरा एजुकेशन सिस्टम है, इसमें तब्दीली लानी है, एंड इट्स अ मेजर टास्क। केवल अगर हम ये देखें कि चुनाव आ रहे हैं, हम ये सारी चीज़ें कर दें, ठीक है, और ठीक है, इट इज़ गुड कि भाई अकाउंटेबिलिटी आप सेट कर रहे हैं, बट लाइक यू हैव टू वर्क ऑन अ लॉन्ग टर्म फ्रेमवर्क। तो इसलिए आप दैट इज द इम्पोर्टेंट। मुझे बहुत आपका ये सुझाव अच्छा लगा कि जल्दीबाजी नहीं करनी चाहिए, और मकसद ऐसा नहीं हो कि हम सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर या किसी पर्टिकुलर सरकार के ऊपर दोषारोपण कर दें, तो इससे एक गलत, हाँ ये मकसद अच्छा है। और जब तक लोग नहीं जुड़ते इस देश में, रजनीकांत सर, बड़े बड़े आंदोलन हुए हैं और बहुत ही प्रभावशाली आंदोलन रहे, भूदान से, अरे से बहुत सारे आंदोलन हैं जिनका बड़ा असर रहा है। जब लोग स्वतः जुड़ते हैं
उस नेतृत्व के पीछे, उन लोगों के पीछे जिनकी मंशा उन्हें समझ में आ जाती है कि इनकी मंशा हमारा सुधार है। बाद में क्या होता है वो एक अलग बात है, लेकिन मंशा बहुत महत्वपूर्ण है। वर्तमान में अगर लोगों की नाराजगी सामने आती तो इससे ये लगता है कि वो इस मंशा के साथ में नहीं है। डॉक्टर परमार ने बड़ी इंपॉर्टेंट बात कही है कि जिन बच्चों के भविष्य की आप बात कर रहे हैं उन्हें आज से आप राजनीति में झोंक देंगे, ये कौन सा रास्ता हुआ उन बच्चों के भविष्य को संवारने का? आपका व्यू पॉइंट क्या है और आप क्या रोड मैप सुझाएंगे यहाँ सुधीर भाई को, उनकी पार्टी को? नहीं, मैं सुधीर भाई तो देश को संभालने वाले हैं, हम तो अब जो है पीछे से खड़े हुए लोग हैं। लेकिन यह है, बस यही कह सकता हूं, जैसे अभी उन्होंने एक बात पर जोर दिया कि देखिए हमने फोकस किया कि शिक्षा मंत्री का इस्तीफा हमें चाहिए, ये गर्दन हमें चाहिए। तो गर्दन तो आपने ले ली, लेकिन क्या वो शिक्षा मंत्री ही सारी व्यवस्था को संभालने वाला है? व्यवस्था को संभालने वाले तो नीचे और लोग हैं ना। तो वो जो सिस्टम है, वो सिस्टम में कैसे सुधार होगा? अगर कॉकरोच जनता पार्टी के हमारे साथी ये लोग भी पढ़े लिखे लोग हैं और डेटा बेस्ड पीढ़ी है, ये डेटा पर बहुत फोकस कर रही है। जो कंटेंट है वो कंटेंट पेड़ के नीचे भी एक अध्यापक पुराने समय में समझा देता था, अच्छे से समझा देता था। जैसे डॉक्टर संध्या जी ने कहा कि मेन इंपॉर्टेंट थिंग इज दिस कि हम बच्चों को, या डॉक्टर परमार साहब ने कहा कि हम बच्चों को कैसी शिक्षा दे रहे हैं, हम उनको क्या कैसे, एक मतलब जैसे कहते हैं ना, शिक्षार्थ आइए सेवार्थ जाइए, ये फंडा स्कूल्स का रहता था। तो मैंने भले ही उसके पास में बच्चे के बाद बहुत अच्छे मौजे स्कूल्स ना हो, स्कूल में हो सकता है पंखा ना हो, स्कूल में हो सकता है बहुत ज्यादा माने कुर्सी मेज ना हो, लेकिन इसके बावजूद अगर वो शिक्षक उनको अच्छे से गुणवत्ता के साथ में शिक्षा देता है, उनको अगर संस्कारित इंसान बनाने की ओर प्रयास करता है, तो वो बहुत जरूरी चीज है। दूसरी बात यह है कि अगर सीजेपी अगर इस मैदान में आई है, अगर मतलब शिक्षा के सुधार के क्षेत्र में कुछ काम करना चाहती है सीरियसली, तो वो जो शुरू की बात है कि वो जो सिस्टम को सुधारने के लिए सिस्टम के साथ मिल बैठ के ही क्यों नहीं करना चाहती? वो ऐसा क्यों करना चाहती है कि जैसे कि किसी क्षेत्र में कहीं भी चले जाए और दौरा कर दे, फिर वो लड़ाई झगड़ा हो, फिर वो लड़ाई झगड़े को इशू बनाए पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट में। तो मैं तो यही देख सकता हूं कि देखिए बहुत अच्छी बात है कि नई पीढ़ी को आज ये चिंता हुई। इसमें सब लोग जो कॉकरोच जनता पार्टी में सभी लोग कोई IIT किए हुए हैं, सब अच्छे पढ़े लिखे नौजवान हैं। ये पढ़े लिखे नौजवान साथियों को मैं यही कहना चाहूंगा कि दरअसल आप कुछ करना चाहते हैं तो ये मतलब जैसे था ना कि कैमरे पर फोकस करने के बजाय इस पर फोकस करें कि सिस्टम को हम सुधारेंगे। मुझे याद आ गया वो केजरीवाल साहब का तौर तरीका, इनका बहुत मिलता जुलता तौर तरीका। मुझे तो लगता है थोड़ा सा है भी, उधर से इधर से सपोर्ट चलता ही रहता है, लेकिन उनका तरीका वो जो जिस तरह से NGO सोशल रिफॉर्मर्स को साथ में लाते थे, और फिर वो चीज़ सामने भी जानी चाहिए। मतलब प्रयास है, कई स्कूलों में गए होंगे, लेकिन आज जब पत्थर चला है तो चर्चा प्रवीण तिवारी को भी करनी पड़ेगी। देश में कई जगह पर वो चर्चा होगी ही होगी। सुधीर भाई, आप लोगों का मकसद बुरा नहीं है और मकसद ये सबका होना चाहिए, बात सही है। लोग नहीं उठा पाते आवाज़, तो किसी को तो आवाज़ उठानी पड़ेगी, ये बात भी सही है। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि आप किन बच्चों के सहारे ये कर रहे हैं। स्यूडो पॉलिटिक्स, यानी आप पर यह भी आरोप है कि कभी कांग्रेस आपका इस्तेमाल कर ले रही है, कभी आम आदमी पार्टी आपका इस्तेमाल कर ले रही है। इसमें ऐसा हो जाता है कि ये बात सिर्फ युवाओं तक सीमित नहीं है, युवाओं के बहाने तीर कहीं और से चलाए जा रहे हैं और उनका मकसद तो सबको पता है। तो फिर ऐसे में आपका आंदोलन कहाँ रह जाएगा? ये तो राजनीतिक लड़ाई बन जाएगा। बड़ी गुड़ी सी बातें हो गई, हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं इन सब से ना। तो हम अब सर की बात से मैं ज्यादा सहमत नहीं हूँ इन सब चीजों से, क्योंकि मैं भी उसी पीढ़ी से आता हूँ जहाँ पे सर ने बताया कि हम पेड़ के नीचे पढ़े हैं। तो मैं भी सरकारी स्कूल में गांव में ही पढ़ के आगे चला हूँ। तो हमें ये पता है कि उस टाइम की व्यवस्था में आज की व्यवस्था में बहुत ज्यादा अंतर है। एक साथी ने मुझे बोला कि ये सफाई कराना कोई अपराध थोड़ी है स्कूल में, हमने भी तो किया है। मैंने कहा हाँ अभी किया है, लेकिन अभी आपका जो बच्चा वहां पे पढ़ रहा है ना, आप उस स्कूल में जाइए प्राइवेट स्कूल में और बोलिए कि मेरे बच्चे से सफाई कराइए या बेंच को छोड़ के नीचे बैठाइए। वो बच्चा आके घर पे कंपेयर करता है अपने आप को, दोनों बच्चे है ना। दूसरी चीजें मैं आपको बता देता हूँ कि अभी हम बात करने ही तो गए थे सर उनसे। जब हम बात करने ही गए थे, डायलॉग करने गए थे, और डायलॉग करने गए थे तो इस तरह की मारा पीटी छेड़ा छाड़ी, पहले से वो
जो गूंस वहां पे अवेलेबल थे वो कह रहे कि आने दो इनको, हम कत्लेआम कर देंगे या फिर जय श्री राम के नारे लगा के करेंगे, हम इनको देख लेंगे। उसके बाद जो आइडेंटिफाई हुए हैं वो लोग, वो साफ साफ पॉलिटिकल पार्टी से एसोसिएटेड हैं, उनकी तस्वीरें सामने आई हैं। तो इस तरह से अगर आप बात ही तो करने गए थे ना, हम उस स्कूल को एक साल पहले आशुतोष राणका और हमारी टीम, जब तो सीजेपी भी नहीं थी, उस स्कूल में गए थे, उस स्कूल को दिखाया गया था उससे पहले, और उस स्कूल के लोगों ने ही उस स्कूल को दिखाया था। आज जो लोग वहां पे आइडेंटिफाई हुए हैं वो कवरपुरा के साथ में रामपुरा, पर आपकी किसी बात से कोई डिसएग्रीमेंट यहाँ पे है ही नहीं, और ये अभी ऐसी कोई भी बात नहीं है जो यहाँ पे पैनल पर ना हुई हो। शिक्षा व्यवस्था में सुधार होना चाहिए, हालत खराब है, प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, प्राइवेट स्कूल में झाड़ू पोछा नहीं लगाने देंगे, सारी बातें सही कह रहे हैं आप। सवाल तो ये है ही नहीं। सवाल है आप बच्चों को, जेन जी को पॉलिटिक्स में लेकर आ रहे हैं। दूसरा, आपके आंदोलनों का इस्तेमाल पॉलिटिकल पार्टीज कर रही हैं और खुलकर कर रही हैं, आपको भी पता है। सवाल तो ये है। मैं ये कहता हूं सभी पॉलिटिकल पार्टीज को, हमारा खुल के इस्तेमाल कीजिए। बीजेपी को भी कह रहा हूं, आप हमारा खुल के इस्तेमाल कीजिए, लेकिन हम जो बात कर रहे हैं वो बात रखिए। हम स्कूलों की बेहतरी की बात कर रहे हैं, हम इम्पेरिटी और इक्वलिटी को खत्म करने की बात कर रहे हैं। आप लोग अभी तक डेटा से भी नहीं समझ पाए। ओके, गॉट इट। मतलब वो आपका इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, दबाव बनाने के लिए आप उनका इस्तेमाल करना चाहते हैं, ये आप कह रहे हैं। मैं कह रहा हूं कि हम जो बात कर रहे हैं वही बात करो आप। हाँ, तो मतलब आपकी बात मजबूत हो जाएगी। विपक्ष भी आपके साथ आ गया तो आपकी बात मजबूत हो जाएगी। मतलब आप उनका इस्तेमाल कर रहे हैं अपने मकसद के लिए। मैं इस्तेमाल नहीं कर रहा हूं, मैं उनको आह्वान कर रहा हूं, आप आओ। मैं तो बीजेपी को भी आह्वान कर रहा हूं, जो दूसरे स्टेट्स की बात वो तो बिना आह्वान के आ गए ना, जय श्री राम के नारे लगाते हुए। आपने कहा उनकी सोच अलग है ना आपको लेकर। हाँ, तो वो सोच अलग क्यों है? एजुकेशन सिस्टम के रिफॉर्म की बात कर रहे हैं, स्कूल नहीं है भाई। तबेले में बच्चों को पढ़ा रहे हो, आप उनको स्कूल दे दो भाई, हमारे साथ आओ। हम नहीं कर रहे क्या? मैं इस मुद्दे पर डिटेल में नहीं जाना चाहता, पर डॉक्टर परमार जानते हैं, मैं भी जानता हूं, बीजेपी समर्थित, संघ समर्थित कई संगठन हैं जो स्कूली एजुकेशन के लिए काम करते हैं। मैं उनका प्रमोशन करने के लिए नहीं हुई यानी, पर ऐसे कई लोग हैं, कई संस्थान हैं, कई संगठन हैं जो स्कूलों के लिए कार्य कर रहे हैं। मेरे पास लंबी सूची है ऐसे कार्यकर्ताओं को, मैं जानता हूं पर्सनली। वो संगठन 90,000 स्कूलों, 90,000 जो खंडर पड़े हुए स्कूल के कमरे हैं, उनकी रिपोर्ट उन संगठन ने क्यों नहीं की? बिल्कुल ठीक है, नहीं है, सबके पास है ये रिपोर्ट। आपकी पर्सनल थोड़ी रिसर्च है, पब्लिक डोमेन में सबको पता है। ये मेरे पास आंकड़े रखे हुए, मेरी टीम निकाल के देती है। मैं कभी आंकड़े नहीं पढ़ता हूं, मैं कभी नहीं पढ़ता हूं। मैं कहता हूं ये आंकड़ों का क्या करना, इतने अच्छे मेहमान बैठे हैं, विचार सुनूंगा मैं। हाँ, तो मैं वही कह रहा हूं, तो वो क्यों नहीं आए हैं उस चीजों को सामने लाने हो रहा? ये चुनौती बड़ी है। मैं क्या कह रहा हूं सुधीर भाई, ये है, आप जो कह रहे हो ये विषय बिल्कुल महत्वपूर्ण है, इससे इनकार नहीं है। पर क्या इसका समाधान ये है कि आप स्कूल में पहुंच जाएंगे, आप उनको बोलेंगे तुम ये नहीं कर रहे हो, इसकी तस्वीरें हम दिखाएंगे और इससे सब सुधार हो जाएगा? तो सर इसमें हम गलत क्या कर रहे हैं? आप नहीं कर रहे हैं, पर क्या इससे कुछ सही हो जाएगा? मैं तो ये जानना चाह रहा हूं, इससे कुछ सही हो जाएगा? बिल्कुल सही कह रहा हूं, इससे सही हो जाएगा। और हमने कई कैसे, वो समझाइए। हम आपके साथ हैं, हम आपके साथ हैं, मैं आज ये प्रॉमिस करता हूं। लेकिन आप बताइए इससे कैसे सही हो जाएगा कि आप किसी गांव में उन गांव वालों से बिना बात किए, उन्हें बिना आप कॉन्फिडेंस में लिए जाते हैं, उनकी नाराजगी, वहां पॉलिटिकल पार्टी के कार्यकर्ता हैं, अगर आपने कहा बीजेपी को साथ में लेंगे तो बीजेपी से ही बात कर लेते, स्थानीय नेताओं से बात कर लेते आप। एग्जैक्टली, मैं आपको ये बता दूं कि पहले हमारे पास 28 वीडियोस आती हैं राजस्थान की स्कूलों की, हमारे अभियान शुरू करने से पहले। तो वो हमने शुरू नहीं किया था स्कूल ठीक करने का अभियान। कई जगह ये है कि पेरेंट्स अपनी आवाज उठा पाते हैं तो वो उठा लेते हैं, हम उनका समर्थन करते हैं। कई जगह ऐसी है पेरेंट्स अपनी आवाज नहीं उठा पाते तो हम वहां पे चले जाते हैं उनकी आवाज बनने के लिए। और इसमें कोई दो राय नहीं है। उसके बाद का इंसिडेंट देखिए सर, आज की घटनाक्रम के बाद का इंसिडेंट बताता हूँ। आपके 3 लोगों के बयान आए हैं उनके गाँव से, जिन्होंने अलग अलग बयान ये दिए हैं कि हमें तो बताया ये गया था कि स्कूल तोड़ने आ रहे हैं सीजेपी के लोग। कितनी सारी चीजें हैं सर भड़काने वाली। मैं तो यही कह रहा हूं सुधीर भाई, आप मेरी बात को ही तो कह रहे हो। मैं यही कह रहा हूं उनको पहले बता देते, हम बात करने आ रहे हैं, 5 लोगों से बात कर लेते, तब जाते तो कोई कैसे बहका लेता। उनको यही तो कह रहा हूं मैं कह रहा हूं कि सुबह हमारी टीम के लोग गए हैं और उनको धक्का मार के निकाला है। वही लोग पहले से मंदिर के सामने चैंटिंग श्री राम। चलो आप मेरी बात समझ गए, मैं आपकी बात समझ गया। देखिए आप जो मुद्दा उठा रहे हैं ना, इस मुद्दे के खिलाफ कोई भी नहीं, आपने पूरे पैनल को सुना है, इसको फिर से और मैं चर्चा करता भी इसलिए हूं कि ये मुद्दा उठे। और मैं आपको एक चीज के लिए बधाई देता हूं कि मैं निश्चित तौर पर आश्वासन दे देना चाहता हूं सर आपको इस बात के लिए। जो मुद्दा हमने उठाया है
100% शिक्षा व्यवस्था की बेहतरी के लिए है और हम कोई भी ऐसा काम, अराजकता वाला काम नहीं करने वाले हैं। अगर हम विद ड्यू रिस्पेक्ट ये बात कर रहे हैं कि हम स्कूलों की हालत दिखा रहे हैं, सर आप दिखा दीजिए, हम नहीं दिखाएंगे, अभी बिल्कुल नहीं दिखाएंगे सर। देखिए, मैं इस पे किसी दिन बात करूंगा सुधीर भाई, हम बात करेंगे जब पॉलिटिकल पैनल होगा ना, तब बात करेंगे। एक्चुअली आप लोगों का कोई भी मूवमेंट धीरे से एक छोटी सी चिंगारी ज्वाला में कैसे तब्दील होती है, वो जंतर मंतर पर देखा है। तो पॉलिटिकल पार्टीज, वो सत्ताधारी कोई भी दल हो, कोई भी दल हो, वो सतर्कता बरतेगा, वो सतर्कता बरतेगा आपके आश्वासन के बावजूद। आप कहोगे कि नहीं 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 हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे, फिर भी वो सतर्कता बरतेंगे, क्योंकि ये चिंगारी कब आग बन जाए उसमें तो आपका भी कंट्रोल नहीं रहता। फिर ना जंतर मंत्र पे अराजकता बरती थी, ना हम अभी मुद्दों में हम बहुत शांतिपूर्ण तरीके से गए थे, सारे वीडियो एनालिसिस कर। अरे आपने शिक्षा मंत्री का इस्तीफा करवा दिया, अब आप उसके बाद कह रहे हैं हम कुछ नहीं करेंगे, कुछ नहीं करेंगे। मैं तो आपको बधाई दे रहा हूं, आज कम से कम इन स्कूली शिक्षा पर बात तो कर रहे हैं, मैं तो बधाई दे रहा हूं आपको। लेकिन तरीका सुधारने के बारे में एक पॉइंट आया है, उसको भी मैं डिनाई नहीं कर रहा हूं। डॉक्टर परमार, एक शॉर्ट में कमेंट, क्योंकि अब चर्चा समाप्त हो रही है। क्या आपको लगता है कि इस देश में एक आंदोलन की आवश्यकता है शिक्षा व्यवस्था को लेकर, या उससे पहले ही सरकार को सचेत हो जाना चाहिए और कल से ही कोई बहुत बढ़िया से कदम उठाने चाहिए जो एविडेंट हो, जो लोगों को दिखाई दें कि देखो शिक्षा व्यवस्था के सुधार के लिए कर रहे हैं? देखिए, शांतिपूर्ण जो आंदोलन है वो होने में कोई दिक्कत नहीं है। शांतिपूर्ण आंदोलन हो, समन्वय के साथ हो, और सबसे बड़ी बात है नियत साफ हो। नियत अगर साफ होगी तो जो कार्य है, जो आंदोलन है, वो भी सफल होगा। और अगर नियत साफ नहीं है, उद्देश्य ठीक नहीं है, केवल राजनीति करना है, तो वो तो बिल्कुल भी उचित नहीं है। भारत में शिक्षा में सुधार होना चाहिए और स्कूली शिक्षा में सुधार की आवश्यकता है। और खास करके ग्रामीण क्षेत्रों में जो स्कूल हैं, जो शिक्षक हैं, जो शिक्षा की गुणवत्ता है, उस पर कार्य होना ही चाहिए। जी, क्विक कमेंट डॉक्टर संध्या। डॉक्टर प्रवीण, मेरा ये मानना है कि इट्स हाई टाइम कि स्टूडेंट जो हैं वो राजनीति से दूर रह के एक अपना एक फोरम बनाए प्रॉपर, ठीक है, जिसका रिप्रेजेंटेशन आप गवर्नमेंट को दीजिए और गवर्नमेंट के सहायता के द्वारा उन पर एक प्रेशर थिंक टैंक्स ना पर एक बात तो है, जब इस तरह के ये बच्चे खुद का कुछ करते हैं ना, तो उसका असर अलग होता है। सरकारी तंत्र में तो बहुत सारे बच्चों को अवार्ड भी मिलते हैं, बहुत सारे बच्चों को बहुत प्रोत्साहित और अच्छा भी कर रहे हैं, ऐसा नहीं। रजनीकांत सर, क्विक कमेंट, क्योंकि अब चर्चा को समाप्त करने की तरफ बढ़ रहे हैं। बस मेरा तो फिर क्विक कमेंट यही होगा कि एक अच्छी शुरुआत है सीजेपी द्वारा भी, मैं ये नहीं कहूँगा, लेकिन ये अपने आप को जंतर मंतर जैसा ना दोहरा दे, या माने ऐसा लगे कि एनार्किक हो रहे हैं ये लोग, है ना। वो ठीक है, इनके पास में डेटा बहुत मजबूत है, हो सकता है सरकार के पास उतना अच्छा डेटा ना हो, लेकिन ये तो वही समन्वय वाली बात जो डॉक्टर परमार ने कही कि समन्वय के साथ में शिक्षा सुधार के मैदान में इनको उतर जाना चाहिए। अच्छा, ये डेटा आप सुधीर भाई अपनी रिसर्च करके ला रहे हैं या सरकारी डेटा ही उठा के उसको ही एनालाइज कर रहे हैं? सर, रिसर्च हमारे पास वही बच्चे ही दे रहे हैं जिनको अपने हक चाहिए। हमारे पास सारी रिसर्च उनकी है और ये स्कूलों में जा रहे हैं, रिसर्च ही है। और मैं अभी बहुत सारी चीजों से इत्तेफाक इसलिए नहीं कर पा रहा हूँ कि सरकार से हम एक्सपेक्टेशंस कर रहे थे, हम तो बहुत सालों से कर रहे हैं। नहीं, हम ये एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं कि आप जो है हमारी चीजों को या बहुत सारी चीजों को मानेंगे नहीं, और हम भी आपकी हर चीज को डिनाई नहीं कर रहे हैं। मैंने पहले ही कहा, बार बार कहा है, प्रयास अच्छा है, बस तरीका जो है उस पर थोड़ा विचार करना पड़ेगा और राजनीति से थोड़ी दूरी बना के बोलूंगा आपको, लास्ट लाइन बोलूंगा सर। एनीवेयर यू कैन सी अस बीइंग एनार्किस्ट, आप इसी चैनल पे हमें ठोक दीजिएगा, जो मर्जी बोलना। अगर हमारी एक वीडियो आपको दिख जाए, ठोक दीजिएगा वाली बात तो वही हो गई कि मुझे भी आप अपने में शामिल कर लोगे। अब तो मैं जेन जी हूं नहीं। तरीके से आप जो मर्जी तरीके से हमें जो मर्जी बोलिए। गॉट इट सुधीर भाई, शुभकामनाएं आपको। बहुत अच्छी चर्चा रही है और ये चर्चा इसलिए अच्छी है क्योंकि जो सुनेंगे उनको एक थोड़ा सा एक नजरिया मिलेगा, सोचने का, एक विचार करने का विषय है कि हमें देश की शिक्षा व्यवस्था के बारे में चिंतित होना चाहिए। हाँ, साथ ही साथ हमें चिंतित होना चाहिए कि जो आंदोलन हो रहे हैं वो राजनीति से प्रेरित तो नहीं है, सचमुच क्या उस विषय को आगे बढ़ा रहे हैं, इसको लेकर भी चिंतित होना चाहिए। हाँ, ये विषय अगर आया है तो इस विषय को छोड़ा भी नहीं जाना चाहिए, दूसरे मंच उठाएं, इसको शिक्षा व्यवस्था में सुधार लाएं। डॉक्टर परमार, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, सचमुच बहुत भावुक पल था मेरे लिए आज सर, थैंक यू सो मच सर।
डॉक्टर संध्या, आपके लिए आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। सुधीर भाई, आपका धन्यवाद। रजनीकांत सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका चर्चा में अपने विचार रखने के लिए। बात इंडिया की में आज ये बहुत ही महत्वपूर्ण विषय था। मैं उम्मीद करता हूँ चर्चा में आप यहाँ तक थे तो आप इस बात को समझ गए होंगे कि देश में शिक्षा व्यवस्था के सुधार की ये बहस कोई नई बहस नहीं है। और अगर ये नई बहस नहीं है तो यानी लंबे समय से एक मांग है जो पेंडिंग है, और वो अनवरत पेंडिंग ही है। इसमें कभी प्राइवेट स्कूल को बीच में लाया जाता है, सरकारी स्कूलों की बदहाली के लिए बहुत सारे पॉइंट्स रखे जाते हैं, लेकिन एक बात साफ है, जब तक देश में प्राथमिक शिक्षा, सरकारी स्कूलों में शिक्षा बेहतर नहीं होगी, तब तक देश के भविष्य के साथ में चुनौतियां बनी रहेंगी। इस पर विचार करना आवश्यक है। इस बात के साथ बात इंडिया की में इतना ही। नमस्कार।